चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग केमिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोग 160 तक कर लिए हैं। रसायन शास्त्र में 160 तक कर लिए हैं। आज हम लोग 200 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन जो भी बच्चे नए हैं उनको एक बार बता दे, ये किरण प्रकाश से अभी डिस्कशन चल रहा है। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम सामने है। इनको ध्यान में रखते हुए अभी इस बुक का पूरे तरीके से डिस्कशन कराया जा रहा है, जो एग्जाम में रामबाण साबित होगा। अगर आप अच्छी तरीके से एक एक लाइन को नोट्स बनाते हुए याद कर लेते हैं तो आपको बिहार पुलिस का एग्जाम में अच्छा ढंग से रिजल्ट बन सकता है। चलिए, तो बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू। और हम लोग निकालते हैं क्या, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, और साथ में पेन और कॉपी भी निकालना पड़ेगा, है ना। और कितना नंबर, 160 के बाद 161 नंबर पे आपको ध्यान दे सुनना पड़ेगा, है ना। और लिखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो चलिए, 161 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम हीरा किससे कहा जाता है। कृत्रिम जो हीरा है, 161 नंबर सवाल को ध्यान से पढ़िए आप लोग। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। तो कृत्रिम जो हीरा है ना, वो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृत्रिम जो हीरा है, ये जो कृत्रिम हीरा है, कृत्रिम जो हीरा है, इसका एक और नाम क्या है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं इसको। तो सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 170 नंबर 162 नंबर, जल संयोजन की ज्यामितीय आकार कैसा है। तो जल संयोजन की ज्यामितीय जो आकार है ना, वो कोणीय होता है। जो जल जो संयोजन है, उसका ज्यामितीय आकार कैसा होता है? तो कोणीय होता है। इसको याद कर लेंगे। 163, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। जो सिरका है उसको किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। 163 नंबर सवाल पढ़िएगा कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। तो सिरका को किससे तैयार करेंगे? क्लासी ट्रीडियम को से करेंगे, या लैक्टोबैसिलस से करेंगे, या एसिटोबैक्टर एसिटिक से करेंगे। नहीं, तो सिरका को है ना एसिटोबैक्टर एसिटिक से तैयार करते हैं। जो सिरका है ना, उसको हम लोग एसिटोबैक्टर एसिटिक से तैयार करते हैं। 164 नंबर है कि ऑयल गैस एक मिश्रण है। ऑयल जो गैस है वो किसका मिश्रण है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। कौन? ऑयल गैस। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त ऑक्सीजन नहीं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। उसको बोला है कि गन मेटल किसका मिश्रण है। गन मेटल हम आपको बताए थे। गन मेटल हम आपको एक चीज बताए थे क्या, गन मेटल, यानी 165 नंबर सवाल है। गन मेटल बताए थे। कौन मेटल? गन मेटल। ये जो गन मेटल है, आप कॉपर मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, आप प्लस टीना मिलाते हैं, तो वही गन मेटल को बोलते हैं जर्मन सिल्वर बोलते हैं। जर्मन सिल्वर बोलते हैं, है ना। पिताजी बताए थे ना, चांदी आपको पिताजी। पीतल किससे बनता है? पीतल किससे बनता है? तो तांबा प्लस जिंक से बनता है। तांबा प्लस
जिंक, तांबे को ना कॉपर कहते हैं और जिंक को जेडन कहते हैं। इसी में अगर टीना भी मिला दिए, ये टीना होता है, तो आपका बन जाता है जर्मन सिल्वर। तो आपको पित्तल याद रखिएगा और उसमें खाली 3 मिला दीजिएगा तो गन सिल्वर बनेगा। और जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो होता है ना वो 0% होता है, यानी चांदी बिल्कुल भी नहीं होता है, 0% होता है। तो जर्मन सिल्वर में नाम सिल्वर है लेकिन सिल्वर पाया नहीं जाता है। तो इसका आंसर मानिए तांबा 3 जिंक, ऑप्शन नंबर 2 नंबर। 166 निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय है? तो सबसे अधिक सक्रिय पोटेशियम है। सबसे अधिक सक्रिय कौन है? पोटेशियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सक्रिय कौन है? पोटेशियम है। 167 सॉफ्ट ग्लास किसे कहते हैं? सोडा ग्लास। अरे सोडा पीते हैं ना, पीने के लिए होता है, गर्मी वगैरह में पिया जाता है सोडा। तो सोडा ग्लास किसे कहते हैं? सोडा सॉफ्ट ग्लास कहते हैं सोडा ग्लास को। ये जो सॉफ्ट ग्लास है, ये जो सॉफ्ट ग्लास है इसी को बोलते हैं सोडा ग्लास, इसी को बोलते हैं सोडा ग्लास। लेकिन आपसे कभी कभी पूछेगा, आपसे कभी कभी पूछता है कि प्रयोगशाला में कौन गैस का प्रयोग करते हैं? प्रयोगशाला लैब में, प्रयोगशाला किसको बोलते हैं? लैब को बोलते हैं। तो प्रयोगशाला में किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रयोगशाला में जो आप प्रयोग करते हैं वो है पायरेक्स कांच का। पायरेक्स कांच, जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है ना वही। तो प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। और जो धूप का चश्मा होता है, धूप का जो चश्मा होता है, धूप का जो चश्मा खरीदते हैं ना धूप से बचने के लिए, उसमें क्रूक्स कांच होता है। कौन कांच? क्रूक्स कांच होता है। तो उसमें क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मा में। आप प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो वीडियोग्राफी वगैरह होता है उसमें हम लोग फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं, फ्लिंट कांच। 168 नंबर देखिए, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। जो अच्छा क्वालिटी का जो फ्यूज होता है वो किसमें किस किस चीज का बना होता है? तो उसमें होता है तांबा, टीन, शीशा। तांबा, टीन, शीशा। तांबा, टीन, शीशा का प्रयोग करते हैं। तांबा प्लस टीन और प्लस शीशा, ये होता है अच्छी गुणवत्ता वाला फ्यूज। ये फ्यूज है जो घरों में बिजली में बोर्ड में यूज किया जाता है। तो अच्छा क्वालिटी का जो फ्यूज है ना उसमें 3 चीज का यूज किया जाता है, तांबा, टीन, शीशा का, तब जाके अच्छा फ्यूज बनेगा वो, है ना। आगे बढ़ते हैं। शल्य क्रिया, शल्य क्रिया समझते हो? जब आपका हाथ टूट जाएगा तो जब उस पर प्लास्टर किया जाता है उसकी को बोलते हैं शल्य क्रिया। शल्य क्रिया किसको बोलते हैं? जब प्लास्टर होता है, अगर हाथ पर टूट जाए तो जो प्लास्टर होगा उसी को बोलते हैं शल्य क्रिया। ये कौन क्रिया है? शल्य क्रिया। हाथ पर टूट जाने के बाद, हाथ पर अगर टूट जाता है तो जो प्लास्टर किया जाता है उसी में इसका प्रयोग करते हैं शल्य क्रिया का। उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 और हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो इसमें बोला है कि शल्य क्रिया पट्टी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 169 का। शल्य क्रिया में पट्टी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम, CaSO4 है ना, तो कैल्शियम फॉस्फेट थोड़े होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा।
ये CSO4 है, ये कैल्शियम सल्फेट होगा, गलती से लिखा गया फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट। CSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है, फॉस्फेट थोड़े होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर पहला होगा। अगला 170 नंबर मेंडलीफ है ना। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल दिया था, आवर्त सारणी जो मिला था, वो देने वाले कौन थे? सबसे पहले जो आवर्त सारणी दिए थे वो मेंडलीफ ने दिया था। कौन दिया था? मेंडलीफ। लेकिन जो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो द्रव्यमान संख्या पर आधारित था। ये परीक्षा में पूछता है कि द्रव्यमान संख्या पर आधारित पीरियोडिक टेबल कौन दिया था? तब वो दिए थे कौन? मेंडलीफ। कौन दिए थे? मेंडलीफ दिए थे। तो आवर्त सारणी मेंडलीफ दिए थे, लेकिन मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो द्रव्यमान संख्या पे आधारित था। ये क्या है? संख्या है, शॉर्ट में लिख दिए हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या पे क्या था? आधारित था। तो द्रव्यमान संख्या पे क्या था? आधारित था। तो आवर्त सारणी जो मेंडलीफ वाला है वो द्रव्यमान संख्या पे क्या था? आधारित था। लेकिन अभी आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बनेगा तो कहिएगा मोजले। क्या है? कभी कभी मोजले रहता है और कभी कभी मोसले रहता है, तो दोनों नाम जो दिखेगा मार दीजिएगा, मोजले और मोसले एक के बात है। इसका जो था ना वो परमाणु संख्या पे आधारित था। परमाणु संख्या पर क्या था? आधारित था। मेंडलीफ वाला आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या पे आधारित था, लेकिन मोजले वाला जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पे आधारित था। तो नोट कर लीजिए, मेंडलीफ वाला द्रव्यमान संख्या पे और मोजले वाला परमाणु संख्या पे। अब दोनों में ही जो वर्ग थे, जो वर्ग था वो कितना था? 18। आवर्त कितना था? तो कहिएगा 7। वर्ग कितने? तो 18। आवर्त कितना? 7। वर्ग कितना? 18। आवर्त कितना? 7। और जो वर्ग होता है वो ऐसे बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे। देखो वर्ग ये वाला होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं वर्ग। ऐसे घूमर वाला को बोलते हैं आवर्त। इसको घूमर वाला को बोलते हैं आवर्त, और जो खारा वाला को वर्ग बोलते हैं। तो वर्गों को बोलते हैं ऊर्ध्वार्त। ऊर्ध क्या लिखे हैं? उसको बोलेंगे ऊर्ध्वार्त। इसमें लिखा होगा ऊर्ध्वाधर होता है, ये लिखा है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर होता है ना, ये ऊर्ध्वाधर है। और जो गिरा हुआ है ऐसे ऐसे, उसे क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो ऐसे ऐसे वाला लाइन को बोलते हैं क्षैतिज, ऐसे 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 वाला को लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो यही वर्ग है और ये वाला आवर्त है। नोट कर लीजिए, यही वर्ग है ये। तो अब आपका प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। अब आपका जो प्रश्न है वो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम का है, वो तो ऊर्ध्वाधर ऐसे वाला 18 गो और घिरा हुआ वाला 7 गो। तो ऊर्ध्वाधर पूछा है, उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से, आगे बढ़े। 171 सवाल रखो, कुछ टूट जाएगा। जाइए जाइए, आप जाइए, आप जाइए, तो शांति से बैठिए, ठीक, कुछ नहीं बोलिएगा।
171 है कि निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे जो भारी तत्व है ना वो है ओस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन है? तो ओस्मियम है। सबसे भारी तत्व कौन है? तो सबसे भारी तत्व हो जाएगा, जो सबसे भारी तत्व कौन है? तो वो हो जाएगा ओस्मियम। क्या हो जाएगा? ओस्मियम। लेकिन बोलेगा सबसे हल्का तत्व कौन है? तो कहिएगा हाइड्रोजन। क्या कहिएगा? हाइड्रोजन। कहेगा कहेगा क्या कि सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? तो वो है लिथियम। कौन है? लिथियम। लेकिन बोलेगा सबसे हल्का धातु कौन है, यानी सबसे हल्का गैस अगर बोलेगा ना तो कहिएगा कौन सी? हाइड्रोजन। और सबसे हल्का 2 नंबर वाला गैस कौन है? तो वो हीलियम। हीलियम। और सबसे कठोर धातु कौन है? तो कहिएगा प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कहेगा तो कहिएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि सोना से भी महंगा होता है। सोना से महंगा होता है। सोना से क्या होता है? महंगा होता है। कौन? प्लेटिनम, जो सबसे कठोर धातु है। लेकिन बोलेगा सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सबसे कठोर पदार्थ कहेगा ना तो आप कहिएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा, लेकिन सबसे कठोर धातु कहेगा तो प्लेटिनम। अलग है, देखिएगा ध्यान से। सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा और सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम। सबसे भारी तत्व ओस्मियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी धातु लिथियम और सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन और सेकेंड हल्का गैस हीलियम। याद रखिएगा, इतना नोट करो। अब आपका जो पूछा है वो मान लो। सबसे भारी तत्व बोला है तो ओस्मियम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ओस्मियम, पहला ऑप्शन। 172 नंबर, इसको नोट करिए जल्दी से। इसको जल्दी से नोट करो। खा लीजिए। नहीं खाए? क्या है? नहीं है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन कितना है? तो यूरिया में नाइट्रोजन आपको मालूम है 46% है। हिल जाएगा। शांति से तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? क्या बोला है? अगला प्रश्न पूछा नहीं करिएगा, हिल जाएगा। अगला है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो आपको मालूम है कि यूरिया ये क्या है? ये क्या है? यूरिया है। ये क्या है? यूरिया। इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट? तो 78। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? N4 नाइट्रोजन होता है। अब इतना दिन से पढ़ रहा है तो पता तो होना ही चाहिए। यूरिया में नाइट्रोजन कितना? 46% होता है। और यूरिया है जो सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। प्रयोगशाला में तैयार क्या किया गया था? सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया को ही तैयार किया गया था। सबसे पहले प्रयोगशाला में किसको तैयार किया गया था? यूरिया को। और यूरिया का सूत्र क्या होगा? तो NH2
टू CO NH2 NH3 CO NH3 NH3 होता है, NH3 CO NH3 होगा। तो यूरिया का सूत्र हो गया NH3 CO NH3 होता है यूरिया का सूत्र। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 25 है, 27 है, 49 है, 28 है। 46% तो कोई नहीं दिया है, लेकिन 46 के पास में 49 है, तो आप 49% के साथ जाइए, तो 172 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर 46 नहीं तो 49 है ना भाई, उसी के पास है, तो वो सही हो जाएगा। अगला, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है भाई। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ये जो बायोगैस है ना, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो वो है मीथेन। क्या है? लेकिन अगर बोलेगा कि प्राकृतिक गैस का बताइए, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो उसका भी मीथेन हो जाएगा। अब गोबर गैस का, तो गोबरो गैस का मीथेन हो जाएगा। कहिएगा मार्स गैस का, तो मार्सो गैस का मीथेन हो जाएगा। धान के खेत में, धान के खेत में कौन गैस? तो मीथेन हो जाएगा। धान के खेत में कौन गैस? मीथेन। जो मवेशी होता है, उसके जो जुगाली होता है, वो उसमें भी मीथेन। तो मवेशी, मवेशी के जुगाली में, जुगाली समझते हो? अरे मुंह में जो गाय भैंसी सब मुंह चलाते रहता है, तो फेन फेन निकलता है ना, तो उसमें भी मीथेन रहता है। जो फेन फेन मुंह चलाते रहता है एनी टाइम, आप फेन फेन कर ले रहता है मुंह को, तो उसमें भी मीथेन। धान के खेत में मीथेन। कोयला के खदान में भी मीथेन। कोयला के खदान में, कोयला के खदान में भी मीथेन। तो बायोगैस में मीथेन, प्राकृतिक गैस में मीथेन, गोबर गैस में मीथेन, मार्स गैस में मीथेन, धान के खेत में मीथेन, मवेशी के जुगाली में मीथेन, कोयला के खदान में मीथेन। तो ये हर जगह मीथेन होता है। आप नोट कर लीजिए, कोई भी आएगा एग्जाम में तो हर जगह मीथेन आंसर करना है। अब 174 सवाल, कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका यूज करते हैं? ये जो कृत्रिम वर्षा है, जो मानव ने अपने से वर्षा बरसाएगा, तो कृत्रिम वर्षा में क्या होता है? वो कृत्रिम वर्षा कैसे होता है? तो सिल्वर आयोडाइड की वजह से। सिल्वर आयोडाइड की वजह से कौन वर्षा होता है? तो कृत्रिम वर्षा होता है। कौन वर्षा? कृत्रिम वर्षा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड की वजह से कृत्रिम वर्षा होता है। जो मूवी वगैरह होता है, अब मूवी में आप देखते होंगे बारिश का सीन आता है, तो इसी वजह से होता है। जहां शूटिंग चलते रहता है, वहां पे सिल्वर आयोडाइड छीट दिया जाता है, तो वहां पे बारिश होने लगता है। तो सिल्वर आयोडाइड वर्षा करवाता है, कृत्रिम वर्षा। 175, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? अपरंपरागत का मतलब क्या होता है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, जो हमें नेचर से प्राप्त हो, जिसे हम नहीं बनाए हो, उसे बोलते अपरंपरागत स्रोत। तो मिट्टी का तेल आप लोग बनाते हैं, लैंप, मोमबत्ती आप लोग बनाए हैं, टॉर्च आप लोग बनाए हैं, लेकिन सौर ऊर्जा से जो लालटेन जल रहा है, वो तो प्रकृति से मिल रहा है ना। तो यही होगा सौर लालटेन। क्या होगा? सौर लालटेन हो जाएगा। 176, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ। तो पदार्थ कहेगा तो हीरा, और धातु कहेगा तो प्लेटिनम। पदार्थ कहेगा तो हीरा, और धातु कहेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। तो सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा हो जाएगा। 177, वॉशिंग सोडा बोला है। वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम कथी है बताओ?
तो धोने वाला का नाम है, धोने वाला जो सोडा है ना उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3 और 10 गो H2O, 10 गो H2O होता है। लेकिन एक होता है क्या, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा होता है, उसे बोलते हैं क्या, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट लिखा गया, अरे सोडियम कार्बोनेट। इसका होता है खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका सूत्र होगा NaHCO3। तो ये बाई लगेगा तो खाने वाला और सीधे कार्बोनेट होगा तो धोने वाला। अब देख लीजिए आंसर कौन है, वार्षिक सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फल के रस का 178, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नींद आ रहा है? नहीं नींद आ रहा है तो नींद आएगा, बहुत टाइम हो गया, 10 बज गया। नहीं लीजिए, चप्पल पहनिए, चप्पल पहनिए, आपका चप्पल ये नहीं। खाना खा के सोना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 178। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होगा? तो फल के जो रस होता है उसका खमीरीकरण यानी दारू रूप बनता है ना, फल के जूस से फल के जो रस होता है ना उसे दारू वगैरह बनता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 ऑप्शन नंबर 4। 178 के बाद आइए 179 में। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा कौन से पदार्थ एक के बाद निकलते हैं? देखो पेट्रोलियम जो होता है उसका आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने का विधि क्या है? ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने की विधि, पेट्रोलियम को शुद्ध करने की विधि को क्या बोलते हैं? आसवन विधि, आसवन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन विधि कहते हैं, ठीक है। और प्रभावी आसवन विधि होता है, इसको थोड़ा पूरा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, प्रभावी, प्रभावी आसवन विधि होता है। तो अब देखिए ये जो वैसलीन वगैरह लगाते हैं ना मुंह में, वो भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। वैसलीन, ये जो वैसलीन होता है, ये जो अरे छोड़ो ना, वैसलीन किससे बनेगा? पेट्रोलियम से ही बनेगा। लिपस्टिक वगैरह भी इसी से बनता है, वैसलीन पेट्रोलियम से। तो इसके प्रभावी आसवन के बाद क्या निकलेगा? तो सबसे पहले निकलेगा नेफ्था, सबसे पहले नेफ्था निकलेगा। नेफ्था के बाद निकलेगा केरोसिन। क्या निकलेगा? केरोसिन निकलेगा। और केरोसिन के बाद को निकलेगा डीजल, निकलेगा डीजल, डीजल निकलेगा। तो पेट्रोलियम को शुद्ध करने की विधि क्या हो गया? प्रभावी आसवन विधि। सबसे पहले क्या दिखेगा? नेफ्था, फिर केरोसिन, फिर डीजल। ऑप्शन खोजिए, केरोसिन, नेफ्था, डीजल, ऑयल। डीजल नहीं, केरोसिन नहीं, नेफ्था, डीजल, ऑयल, केरोसिन दिया है। पहले नेफ्था फिर डीजल कर दिया है, गलत है। पहले केरोसिन होगा फिर डीजल होगा, तो इसका कोई ऑप्शन सही नहीं। 179 का चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 179 का चारों के चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। सबसे पहले कौन? नेफ्था, फिर केरोसिन, फिर डीजल। तो डीजल पहले लिख दिया है 4 ऑप्शन में,
पहले ये लिख देता तो सही हो जाता। तो चारों के चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 180 रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। रेडियो सक्रिय जो कार्बन है, पहले तो बताओ रेडियो सक्रिय की खोज कौन किया था? रेडियो सक्रिय की खोज रेडियो सक्रिय की खोज कौन किया है? तो वो किया है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज किया है। फिर बोलेगा कि रेडियो सक्रिय जो होता है 5800 वर्षों में आधा होता है। 5800 वर्षों में क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा। तो अगर इसको 1/4 करना है, क्या करना है? 1/4। तो इसको 2 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो ये होगा 58 दूना 116 और डबल 0। तो 1/4 बोला है तो 116 पे डबल 0 हो जाएगा। 1/2 है ना, तो 1/4 2 से गुना किया तो 2 से गुना कर देंगे वहां पर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अब 181 82 83 सब देख के टिक मार लीजिएगा, है ना। 183 का 2 हो जाएगा, ये सब टिक मार लीजिएगा। 184 नंबर में आइए। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए, यही जो रेडियो सक्रियता है इसे मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र क्या है? तो जीएम गणक। कौन गणक? अगर रेडियो सक्रियता को अगर मापना है, क्या करना है? मापना है, तो जीएम गणक का यूज करना होगा। जीएम गणक का यूज किया जाता, गणक जीएम गणक का प्रयोग किया जाता है। तो 184 का जो आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 184 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 85 देख लीजिएगा। 86 में आइए। एल्काइन का सूत्र बोला है, तो एल्काइन का सूत्र हम बताएंगे। एल्काइन का सूत्र हम जरूर बताएंगे, ये एग्जाम के लिए भी आई है। तो एल्काइन होता है, क्या होता है? अधला होता है। हाँ, एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होगा Cn H2n -2 होगा, लेकिन इसी में बोल देगा एल्केन। क्या बोलेगा? एल्केन का सूत्र। तो Cn H2n +2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एगो होगा एल्काइल। एगो क्या होता है? एल काइल का सूत्र। तो Cn H2n -1 होता है। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन, तो वो होगा Cn और सीधे H2n होगा। तो 4 गो सूत्र याद रखिएगा। एल्काइन तो CnH2n -2, एल्केन तो CnH2n +2, एल्काइल तो CnH2n -1 और एल्कीन तो CnH2n होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, नहीं तो ए में का आंसर ओ में, ओ में का आंसर ए में हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखते हुए समझते हुए बनाइएगा। चलिए अगला 187 बिलियन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा? तो वो होगा मोलरता। मोलरता, ठीक है। बिलियन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है? तो वो मोलरता हो जाएगा। 188 कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु नहीं है? तो एल्युमिनियम
कौन में मिक्सर नहीं है? तो देखिए ना, हम सबको बता देते, आप खुद आंसर में टिक मार लीजिएगा। आप खुद आंसर में टिक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कथी है? जर्मन सिल्वर। पहला ऑप्शन कथी है? जर्मन सिल्वर। इसी को ना गन मेटल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गन मेटल। तो इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और टीना होता है। ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? पित्तल है। तो पित्तल तो पिताजी से बनता है, तो इसमें कॉपर है और जिंक है। ठीक है। तीसरा ये कांसा। तो कांसा किससे बनेगा? तो कांसा में क्या होगा? कॉपर होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा और सीसा ऐड कर दीजिए। सीसा, सीसा यानी पीवी, तो ये होगा। तब बताइए, इसमें तीनों में कहीं एल्युमिनियम का कोई जिक्र किया है? एल्युमिनियम न इसमें आया, न इसमें आया, न इसमें आया। आपका होगा कौन? ऑप्शन नंबर चौथा। चौथा क्या है? मैग्नेलियम। अगला क्या है? मैग्नेलियम है। तो मैग्नेलियम में Mg है और प्लस एल्युमिनियम है। तो मैग्नेलियम, ठीक बात है, मैग्नेलियम में एल्युमिनियम का यूज किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। मैग्नेलियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से मिलकर बनता है और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं जानते हैं? हवाई जहाज में। कहां पर? हवाई जहाज में करते हैं। हवाई जहाज में करते हैं इसका प्रयोग, नोट कर लीजिएगा। हवाई जहाज में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, मैग्नेलियम का। इसमें एल्युमिनियम का मिश्रण है। 189 नंबर, इसको नोट कर लीजिए तो जल्दी से। चलिए, 189 नंबर, दिसंबर 1984 में भोपाल में, वही मिथाइल आइसोसाइनेट, आपको मालूम है, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट, ग्रेफाइट को पेंसिल में यूज करते हैं, बात सही है। ग्रेफाइट को हम पेंसिल के लेड बनाने में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। कागज पर चिन्ह क्या करता है? अगर आप लिखेंगे, जैसे मधु लिख रहा है, तो क्या हो रहा है? चिन्ह अंकित कर रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा, पहला वाला। क्या होगा? पहला वाला आंसर हो जाएगा। कौन? ग्रेफाइट को पेंसिल में कागज पर चिन्ह अंकित करने के लिए करते हैं। ठीक है। 191, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश क्या होता है? तो 1/1838, 1/1838, लेकिन वो होगा ऋणात्मक, धनात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक होता है। तो पहला वाला ऑप्शन में धनात्मक लिखा है और तीसरा ऑप्शन वाला में ऋणात्मक लिखा है। तो 191 का 3 नंबर आंसर होगा। 3, 191 का 3 नंबर आंसर होगा। 1/1838 प्रोटॉन का ऋणात्मक, प्रोटॉन के भार का ऋणात्मक। चलिए आगे, 92, 93 सब देख लीजिएगा। हम आते हैं डायरेक्ट कहां पे? 194 में। ये सब बना लीजिएगा देख के। चलिए 95, 95 सब अपना टिक मार लीजिएगा आंसर। आते 96 में, न्यूक्लियॉन का मान कितना होता है? तो न्यूक्लियॉन की मान कितना होगा बताओ? न्यूक्लियॉन की मान कितना होगा? बताइए, न्यूक्लियॉन का मान कितना होता है? जल्दी से बताइए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है न्यूक्लियॉन का मान। न्यूक्लियॉन का मान कितना होगा? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बराबर।
न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बराबर होता है। ये जो न्यूक्लियन का जो मान होता है, न्यूक्लियन 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 का जो मान होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियन का मान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक किया है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड किया है ना, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन किया है। बायोगैस किसका अवयव है? तो बायोगैस वही पढ़ा है, बायोगैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस पढ़ा है ना, मार्स गैस। तो उसमें मीथेन और हाइड्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 197 का पहला, CH4 मीथेन को कहते हैं, और हाइड्रोजन हो गया H2, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो 197 का पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। 198 आइए, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा निकलेगा? नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा निकलेगा, सिंपल बात है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा निकलेगा? तो नाभिकीय ऊर्जा निकलेगा। चलिए 199, सोने का शुद्धतम रूप सबको पता है 24 कैरेट होता है, जिसमें 22 कैरेट सोना होता है और 2 कैरेट तांबा मिलाया जाता है या चांदी मिलाया जाता है ताकि मजबूती हो सके। चलिए 200 नंबर, कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? कोयला कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। कोयला किससे बनता है? कार्बोनाइजेशन से बनता है। और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, और सबसे बेकार कोयला पिट कोयला। तो 200 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्या आप लोगों का क्या कहना है? तनका आगे बढ़े कि रहने दे? रहने देते हैं। गर्दन बड़ी दर्द कर रहा है, इसलिए बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। गर्दन ज्यादा दर्द कर रहा है तो हम इतने पर रहने देते हैं क्लास को। जब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, 200 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आप आगे भी याद कर सकते हैं, आंसर टिक करके। आप आगे आंसर टिक करके क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कम समय बचा हुआ है। तो आप आगे भी टिक करिए और याद कीजिए, ठीक है। अभी और पढ़ाते, लेकिन टाइम भी ज्यादा हो गया है और प्लस में गर्दन में भी दर्द हो रहा है बोलते बोलते। तो हम इतने पर क्लास को रोक देते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट किए थे, हम मानते हैं कि आप लोग सपोर्ट करते भी है, किए भी है, लेकिन अभी कुछ दिनों से आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना कोई शेयर कर रहे हैं। अभी साहिल है एक लड़का जो शेयर कर रहा है मेरा वीडियो को, उसका स्टेटस देखते हैं तो वो शेयर किया रहता है, लेकिन और बच्चे कहते हैं तब करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता है। तो चलिए, आपको जो अच्छा लगता है कर रहे हैं, बाकी हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। गर्दन का हालत खराब कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो सोचो। तो चलिए, हम लोग इतने पे क्लास को करते हैं सस्पेंड। हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।